4 एम्पियर का जो करंट है वो फ्लो हो रहा है समय बीतने के साथ, कितना भी समय बीत जाए 4 एम्पियर का करंट ही फ्लो हो रहा, 4 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा। इसको हम कहेंगे किस प्रकार का करंट है ये, किस प्रकार का करंट है ये, डायरेक्ट करंट। अब देख लो थोड़ा सा कुछ चेंज भी आ जाए मान लो करंट में, मान लो कुछ समय बाद में वो 6 एम्पियर हो गया, फिर उसके बाद में थोड़ा सा और कम हुआ और फिर से 4 एम्पियर हो गया, देयर वाज सम चेंज इन द करंट, in the value of current, in the magnitude of current, but current was flowing in the same direction. करंट उल्टे डायरेक्शन में नहीं गया, उल्टे डायरेक्शन में जाएगा तो कैसा दिखेगा सर, उल्टे डायरेक्शन में जाएगा तो इसका एरो के नीचे बनने का, ये देखो उल्टे डायरेक्शन में मतलब नेगेटिव में चले जाता, इधर नीचे कहीं चले जाता, ऐसा कुछ करंट ऐसा चले जाता कि ऐसा हो जाता, ऐसा कुछ यूं ऐसा जाते हुए नीचे नहीं जाएगा, ऐसा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि उसका डायरेक्शन चेंज नहीं होगा, करंट का डायरेक्शन चेंज नहीं होगा, जिस तरफ में फ्लो हो रहा वायर में इस तरफ जा रहा उसी डायरेक्शन में वो जाते जाएगा। इस टाइप के करंट को हम बोलते हैं डायरेक्ट करंट। और डायरेक्ट करंट के बारे में आपने करंट इलेक्ट्रिसिटी में भी पढ़ा है, आई की वैल्यू दे दी गई थी 4 एम्पियर, 4 एम्पियर ही रहेगी, 4 एम्पियर से 6 एम्पियर 5 एम्पियर हो सकती, मगर उसके डायरेक्शन में कोई चेंज नहीं आएगा, उसके डायरेक्शन में कहीं उल्टा नहीं घूमेगा वो, ठीक। तो क्या और कोई प्रकार का करंट हो सकता है, हमारे घरों में जो हाउस होल्ड पर्पस के लिए जो करंट फ्लो होता है वो होता है अल्टरनेटिंग करंट। वो कौन सा करंट है भाई, वो होता है अल्टरनेटिंग करंट। और उस करंट के बारे में बात करते हैं, चलो। ऐसा करंट, इलेक्ट्रिक करंट हुज मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ चेंजेस विद टाइम। ऐसा करंट जिसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों चेंज हो, समय के साथ बदल सके, उस टाइप ऑफ करंट को हम लोग बोलते हैं अल्टरनेटिंग करंट। ऐसा करंट जिसकी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों चेंज हो सके, तो उसके लिए चलो यहाँ पे ग्राफ मैंने नहीं दिखाया मगर ग्राफ बना के भी देख लेते हैं। ऐसा करंट जिसकी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों चेंज हो, देखो ऐसा कुछ होगा, ग्राफ बना लेते हैं, है ना, ऐसा कुछ होगा, देखो कुछ ये हो गया, ये हो गया y एक्सिस, ये हो गया x एक्सिस। मान लो x एक्सिस में मैं टाइम t लेता हूं, टाइम लेता हूं t, और y एक्सिस में करंट लेता हूं, y एक्सिस में मैं करंट लेता हूं, करंट I। तो करंट की वैल्यू ऊपर नीचे भी होगी, करंट की वैल्यू कम ज्यादा भी होगी, और साथ में ये नेगेटिव पॉजिटिव भी हो सकता है। मतलब कैसा कुछ जाएगा, ऐसा बढ़ते जाएगा, फिर कम भी हो सकता है, कम होकर नेगेटिव भी हो जाएगा। ऐसे करंट को हम लोग कहेंगे अल्टरनेटिंग करंट, जिसकी मैग्नीट्यूड भी चेंज होगी और डायरेक्शन भी चेंज होगी। ऐसे करंट को कहेंगे अल्टरनेटिंग। नाम से ही समझ में आ सकता है, अल्टर, अल्टर मतलब चेंज होना। ऐसे करंट को हम लोग कहेंगे अल्टरनेटिंग करंट। बोलो यहां तक समझ में आई बात? तो चमका यहां तक? बताओ, अल्टरनेटिंग करंट के बारे में थोड़ा समझ में आया? अल्टरनेटिंग करंट डेफिनेशन समझ में आई कि क्या है? द चेंज, द करंट हुज मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन कैन चेंज। डायरेक्शन भी चेंज हो सकता है, उल्टा घूम सकता है, वो जिस डायरेक्शन में जा रहा था उसके उल्टे डायरेक्शन में भी घूमेगा। देखेंगे, थोड़ा सा हम लोग 10th में भी पढ़े थे इसके बारे में, कोई नई बात नहीं। अब हम लोग नई बात भी, अभी हम लोग एक और चीज रिकॉल करने वाले हैं कि सब बोले करो समझ में आया तो, हाउ अल्टरनेटिंग करंट इज प्रोड्यूस्ड। अब देखते हैं अल्टरनेटिंग करंट एक्चुअली प्रोड्यूस कैसे होता है। ये सिलेबस में नहीं दिया हुआ है, मगर ये सिलेबस में नहीं देकर भी समझना जरूरी है, क्योंकि इसी के थ्रू हमारा डेरिवेशन से एक फॉर्मूला निकलेगा। तो सबसे पहले देखते हैं हाउ अल्टरनेटिंग करंट इज प्रोड्यूस्ड। हम लोग अभी जानते हैं कि व्हेन कॉइल इज रोटेटेड अबाउट इट्स ओन एक्सिस, जब मान लो एक कॉइल ले लिए है ना, एक वायर ले लिए, एक वायर ले लिए, सर्कुलर लूप, रेक्टेंगुलर लूप ले लिए वायर का, रेक्टेंगल शेप में वायर को ऐसे रखे, और उसे हम क्या कर रहे हैं, रोटेट कर रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड के बीच में। दो मैग्नेट्स ले लेंगे, देखेंगे डायग्राम दिखाता हूं, मैग्नेट्स के पोल ले लेंगे दो, एक नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल, और दोनों के बीच में वायर ले लिए, रेक्टेंगुलर लूप ले लिए, और उसको हम रोटेट करेंगे। याद आ रहा है, जनरेटर में होता था। तो अगर हम लोग उस वायर को रोटेट करेंगे, सिर्फ घुमाएंगे, तो मैग्नेटिक फील्ड में वो जब घूमेगा वायर, तो उससे रिलेटेड जो मैग्नेटिक फ्लक्स है, उससे रिलेटेड जो मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है, नंबर ऑफ लाइंस ऑफ फोर्सेस, वो चेंज होगा। तो क्या बोल रहे हैं, देखो, मैग्नेटिक फ्लक्स एसोसिएटेड विद द कॉइल चेंजेस रैपिडली एंड सो एन इंड्यूस्ड ईएमएफ इज जनरेटेड अक्रॉस द एंड ऑफ द कॉइल, और इस कारण से ईएमएफ जनरेट होगा। ईएमएफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स,
इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स वो एक प्रकार की चीज है जो करंट बहाने में, करंट फ्लो करने में मदद करती है, करंट फ्लो करने में मजबूर करती है। ड्यू टू द इंड्यूस्ड ईएमएफ इलेक्ट्रिक करंट फ्लोस। और देखो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक करंट बना है यहाँ पर वो किसी बैटरी के कारण नहीं बना, वो बना है इंडक्शन के कारण, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के कारण। और इस टाइप के करंट पैदा करने वाले डिवाइस को हम कहते हैं एसी जनरेटर। देखो दो मैग्नेट्स के पोल है, नॉर्थ पोल साउथ पोल, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, याद आ रहा है मैग्नेटिक फील्ड वाला डायरेक्शन पढ़े थे? हाँ, नॉर्थ से साउथ होगा सर, नॉर्थ से साउथ होगा, इस टाइप से होगा। ये रेड कलर की लाइन हमारी वायर है ना, कॉइल है। हमने एक ही कॉइल को ले लिया है, एक ही लूप को ले लिया है, मगर ऐसे बहुत सारे कॉइल होंगे, ऐसे बहुत सारे नंबर ऑफ टर्न्स होंगे। ठीक है, एक को देखते हैं, एक का पढ़ लिए, सबका पढ़ लिए। अब देखो यहाँ पे हो क्या रहा, यहाँ पे हो रहा है कि हम इस कॉइल को जब रोटेट करेंगे, हम करेंगे रोटेट, है ना, डीजल की मोटर से होगा या जो भी इंजन से होगा, जो भी ये रोटेट होगा, रोटेट होगा तो इसमें मैग्नेटिक फ्लक्स की वैल्यू चेंज होगी। मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा तो ईएमएफ जनरेट हो जाएगा। याद आ रहा है, E इज इक्वल टू माइनस डी फाइव बाई डी टी। ईएमएफ जनरेट हुआ मतलब करंट पैदा होने लग गया। करंट के फ्लो का डायरेक्शन, ये सब चीज को अभी मैं नहीं बता रहा हूं क्योंकि इस चीज के बारे में पहले ही पढ़ लिए है, थोड़ी पुरानी बात है आपके लिए। अब जो आपको पढ़ना है वो है, देखो इस स्प्लिट रिंग बोलते थे इसको, स्प्लिट रिंग क्या बोलते थे भाई, याद कर लो, क्या बोलते थे? स्प्लिट रिंग, स्प्लिट रिंग बोलते थे। ये स्प्लिट रिंग क्या करता, दो स्प्लिट रिंग होते थे, ये कनेक्शन में रहता था हमेशा आर्मेचर के साथ, कॉइल के साथ, और वहां से करंट को लेते जाता था। और गैल्वेनोमीटर में हम लोग देखते थे डिफ्लेक्शन मिलता था। और ये जो डिफ्लेक्शन था वो एक साइकिल के बाद फिर चेंज होता था, है ना। पहले इधर करंट घूमता था, फिर उसके बाद इधर करंट घूमता था। करंट पहले ऐसे घूमता था, फिर उसके बाद ऐसे गोल घूमता था। मतलब डायरेक्शन भी चेंज होता था और वैल्यू भी चेंज होती थी, मैग्नीट्यूड भी चेंज होता था। इस टाइप का करंट को हम क्या कहते हैं, बताओ चैट में, इस टाइप के करंट को हम क्या कहते हैं? जो एसी जनरेटर, इस टाइप के जनरेटर से हमको मिलता था, उस करंट को हम क्या कहते थे? अल्टरनेटिंग करंट। कौन सा करंट कहते थे? अल्टरनेटिंग करंट। बहुत छोटी छोटी बात हो रही है मगर याद रखने वाली बात है, इंपॉर्टेंट बात है। चलो आगे बढ़ते हैं। ये अल्टरनेटिंग करंट मिलने के बाद यहां से अब आगे बढ़ते हैं, जो नई चीज अब चालू हो रही है। मान लो एरिया ऑफ कॉइल हम ए मानते हैं, एरिया ऑफ कॉइल को हम ए मानते हैं। नंबर ऑफ टर्न्स मान लो एन है, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स दिखाया नहीं यहाँ पे, एक ही वायर लिए मतलब, मगर टोटल नंबर ऑफ टर्न्स मान लो कैपिटल एन है। मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी दोनों मैग्नेटिक पोल्स के बीच में मान लो बी है, और जिस वेलोसिटी से वो गोल घूम रहा है कॉइल, एंगुलर वेलोसिटी मान लो ओमेगा है। पहले ही जानते हैं हम लोग ओमेगा के बारे में। एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम टी, मान लो कोई भी समय टी टाइम पे, है ना, 2 सेकंड 3 सेकंड बाद, जो भी समय हम वेरिएबल लेते हैं टी, एंगल बिटवीन द नॉर्मल टू द कॉइल एंड मैग्नेटिक फील्ड इज थीटा। अरे देखो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है, नॉर्थ से साउथ। ठीक है, और ये हमारा कॉइल है, इसमें कॉइल के नॉर्मल, देखिए याद आ रहा है आप लोग को, कॉइल का नॉर्मल वेक्टर एरिया वेक्टर लेते थे। एरिया वेक्टर क्या होता था, नॉर्मल टू द कॉइल होता था, ऐसा होता था, ऐसा होता था। दोनों के बीच में अभी तो मान लो एंगल 90 दिख रहा है, मगर ये एंगल थीटा है, मान लो, ये मान लो एंगल थीटा है, ये दोनों के बीच का एंगल मान लो थीटा है, यही बोल रहा है थीटा। तो किसी भी समय टी टाइम पे मान लो एंगल थीटा है, थीटा है, तो क्या होने वाला है, देखो एंगल हम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की तरह लेंगे। ये जो एंगल है उसको एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की तरह लेंगे, तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम क्या होता है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम क्या होता है बताइए? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट 11th की बात है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अरे डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम वेलोसिटी, तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम एंगुलर वेलोसिटी। मतलब किस वेलोसिटी से वो गोल घूम रहा है, किस वेलोसिटी से वो गोल घूम रहा है, सबका जवाब नहीं आ रहा। तो देखो एंगुलर वेलोसिटी इज इक्वल टू एंगल अपॉन टाइम, यानी थीटा अपॉन टी। एंगुलर वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम थीटा अपॉन टी। तो थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया, ओमेगा टी। ये याद रखना, यही चीज अब बहुत बार यूज होनी है, यही चीज अब बहुत बार यूज होनी है। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू थीटा अपॉन टी। चलो आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं आगे क्या होना है।
अब हम लोग जानते हैं, अभी अभी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को हम लोग पढ़ के आए हैं कि मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द कॉइल। अरे फाई की वैल्यू याद आ रहा है, फाई इज इक्वल टू बी ए कॉस थीटा होता था, फाई इज इक्वल टू बी ए कॉस थीटा होता था, मैग्नेटिक फ्लक्स इज इक्वल टू बी इंटू ए इंटू कॉस थीटा। अब बी इंटू ए इंटू कॉस थीटा एक टर्न के लिए होता था, अरे एक लपेटे के लिए होता था, बहुत सारे लपेटों के लिए क्या होगा, एन नंबर ऑफ टर्न्स, टोटल नंबर ऑफ टर्न से मल्टीप्लाई कर दो, यानी कैपिटल एन इंटू बी इंटू ए इंटू कॉस थीटा। अभी अभी हमने देखा कि थीटा की वैल्यू ओमेगा टी के बराबर है, ओमेगा टी के बराबर है, तो थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी रख दिए, थीटा इज इक्वल टू ओमेगा। कहाँ एंगल नापते रहोगे, एंगल को नाप सके वहां प्रोटेक्टर लेके एंगल नापेंगे नहीं, कितना समय हुआ, कितनी वेलोसिटी से हम घुमा रहे हैं वो पहले से पता है हमको, तो ओमेगा इंटू टी लगा दिए। तो देखो अभी हमारा फॉर्मूला क्या हो गया, फाई इज इक्वल टू एन बी ए कॉस ओमेगा टी, थीटा की वैल्यू ओमेगा टी रख दी। अभी हम लोग जानते हैं कि फेराडेज लॉ बोलता है, क्योंकि अभी यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन होगा, ईएमएफ जनरेट होगा वायर में और करंट फ्लो होगा, तो E इज इक्वल टू ईएमएफ जो जनरेट हो रहा है वो होता है माइनस डी फाइव बाई डी टी, माइनस डी फाइव बाई डी टी। याद आ रही है वाली बात, पिछले चैप्टर की है, माइनस डी बाई डी टी ऑफ फाई की वैल्यू अभी निकाल के रखें, एन बी ए कॉस ओमेगा टी, एन बी ए कॉस ओमेगा टी। अभी देखो इसमें कैपिटल एन नंबर ऑफ टर्न्स कांस्टेंट है, मैग्नेटिक फील्ड दो मैग्नेट के पोल्स रख दिए, दोनों कांस्टेंट है, दोनों के बीच का मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है, एरिया पहले से डिफाइंड है, कांस्टेंट है, सारे डेरिवेटिव के बाहर निकल गए, बचा क्या अंदर में डिफरेंशिएशन करने के लिए, कॉस ओमेगा टी, कॉस ओमेगा टी। वही चीज बचती है जो वेरिएबल हो, देखो टाइम यहाँ वेरिएबल है, टाइम चेंज होते रहेगा और उसके हिसाब से एंगल चेंज होते रहेगा, समय के हिसाब से एंगल चेंज होगा, तो चलो टी के फॉर्म में रख देते हैं। कॉस ओमेगा टी में से ओमेगा जो है वो भी एक कांस्टेंट है, तो जब डिफरेंशिएट करते हैं ना डी बाई डी टी ऑफ कॉस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा होता है, मगर यहाँ थीटा की वैल्यू ओमेगा टी है, तो उसको भी डिफरेंशिएट करोगे एक बार तो ओमेगा बस मिलेगा, डी बाई डी टी ऑफ टी 1 बन जाएगा। याद आ रहा है डिफरेंशिएशन, पढ़ लो बायो वालों। तो माइनस साइन ओमेगा टी बचा, माइनस साइन ओमेगा टी बचा और ओमेगा भी साथ में आ गया, तो अब हमें क्या मिला, माइनस माइनस प्लस हो गया, E इज इक्वल टू एन बी ए ओमेगा इंटू साइन ओमेगा टी, इंटू साइन ओमेगा टी, साइन ओमेगा टी मिला। अब देखो इसमें से एन बी ए ओमेगा ये सारे कांस्टेंट हैं, अरे एन कांस्टेंट, बी कांस्टेंट, ए कांस्टेंट, और हमने घुमा दिया जिस वेलोसिटी से, एंगुलर वेलोसिटी से, वो भी कांस्टेंट। इस सारी वेलोसिटी की वैल्यू को हम ई नॉट बोल देते हैं, या अभी देखते हैं कैसे समझ में आएगा, ई नॉट बोल देते हैं, ई नॉट, ई और नीचे में छोटा सा जीरो, ईएमएफ वाला ई और छोटा सा जीरो। सर ई ही क्यों लिए, देखेंगे अभी। ये जो ई नॉट होता है ना, इसको हम लोग बोलते हैं पीक वैल्यू ऑफ ईएमएफ, मतलब हाईएस्ट वैल्यू ऑफ ईएमएफ। याद करो मैंने बताया अभी कि जब कॉइल घूमेगा तो एक पॉइंट ऐसा आएगा जब कॉइल बिल्कुल परपेंडिकुलर हो जाएगा और एक टाइम ऐसा आएगा हॉरिजॉन्टल हो जाएगा, मतलब करंट की वैल्यू चेंज होती जाएगी। तो एक टाइम ऐसा आएगा करंट की वैल्यू सबसे ज्यादा मैक्सिमम होगी, मैक्सिमम होगी, वो मैक्सिमम वैल्यू को पीक वैल्यू बोलते हैं। पीक वैल्यू जैसे हाँ हाईएस्ट वैल्यू, वो हाईएस्ट वैल्यू है ईएमएफ की, इसीलिए ई नॉट बोल देते हैं उसको, ई नॉट। अब वो कैसे होगी देखो, अरे साइन की सबसे बड़ी वैल्यू कब मिलती है हमको, साइन की सबसे बड़ी वैल्यू कौन कितने एंगल पे मिलती है, कम ऑन चैट में बताओ, साइन की सबसे बड़ी वैल्यू हमें कितने एंगल में मिलती है। हाँ एक दो लोग बस देखें यहाँ, बाकी लोग हाँ 90 डिग्री में कितनी वैल्यू होती है, 90 डिग्री में कितनी वैल्यू होती है साइन की, 90 डिग्री में कितनी वैल्यू होती है साइन की, 1 होती है, हाँ 1 होती है सर। तो चलो साइन ओमेगा टी की वैल्यू को 1 ले लेता हूँ, अरे साइन ओमेगा टी मान लो मैक्सिमम में 1 होता है, तो इसकी वैल्यू को 1 ले लेता हूं मैं, चलो 1 ले लिया मैं, 1, तो क्या बचा, E इज इक्वल टू एन बी ए ओमेगा टी, मैक्सिमम। अरे सब चीज कांस्टेंट है यहाँ पे, सिर्फ चेंज हो रहा है साइन ओमेगा टी की वैल्यू, वो भी मैं 1 तक ही जानी, 1 से ज्यादा नहीं जाएगी, मतलब मैक्सिमम वैल्यू E की क्या हो गई, एन बी ए ओमेगा, इसीलिए एन बी ए ओमेगा को मैंने ई नॉट ले लिया, ई नॉट मतलब मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ईएमएफ। मतलब अब हमारा फॉर्मूला क्या बन गया, देखो यहाँ पे फॉर्मूला क्या बन गया, E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, जिसमें से ई नॉट की वैल्यू क्या है, ध्यान रखना, ई नॉट की वैल्यू है एन बी ए ओमेगा,
नंबर ऑफ टर्न्स, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, एरिया ऑफ कॉइल एंड एंगुलर वेलोसिटी। इन सारी चीजों से ई नॉट बना है। कभी भी ई नॉट कैलकुलेट करना है, ये सारी चीजें न्यूमेरिकल में मान लो दिया रहेगा, ई नॉट भी कैलकुलेट कर लेंगे हम लोग। बोलो यहां तक समझ में आया क्या? अरे बोलो यहां तक समझ में आया क्या? बड़ी बेसिक चीज समझ रहे। फॉर्मूला आसानी से बन गया। देखो क्या बन गया फॉर्मूला हमारा, E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, जिसमें से ई नॉट क्या है, पीक वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ईएमएफ जो जनरेट होगा इंडक्शन के कारण। और किसी भी समय आपको अगर ई की वैल्यू निकालनी है, यानी ये जो ई है ना, यहाँ पे ये ध्यान रखना, यहाँ पे ई क्या है भूल जाते हैं, समझ नहीं पाते। ये जो ई है इंस्टेंटेनियस ईएमएफ, किसी भी समय में टी की वैल्यू रखो, ई की वैल्यू मिल जाएगी। तो ऐसा ऐसा ईएमएफ को क्या बोलते हैं, कितने समय में कितना ईएमएफ है, इंस्टेंटेनियस ईएमएफ। एट एनी इंस्टेंट आपको ईएमएफ निकालना है, आप क्या करो, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ईएमएफ से साइन ओमेगा टी को मल्टीप्लाई कर दो, उसकी जो भी वैल्यू हो। साइन ओमेगा टी एक वैल्यू देगा, अरे टी और ओमेगा मिलकर आपको थीटा की वैल्यू देने वाला है। थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी था ना, थीटा की वैल्यू रखोगे साइन के सामने, उसकी वैल्यू मिल जाएगी आपको। उस समय जितना समय बीता था 3 सेकंड बाद में वो कितना घूम के एंगल में कितना था, उस समय उसकी ईएमएफ कितना है वो पता चल जाएगा। बोलो हवा लगी? बोलो समझ में आया यहां तक? हाँ सर, सबकी जवाब नहीं आ रहे, सबका जवाब नहीं आ रहा। कम ऑन कम ऑन, बताओ बताओ, तब मैं आगे बढ़ूंगा। फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे बढ़ते हैं फिर। बोलो है आसान, बनेगा? यहां तक समझ में आया? ओके। देखो बहुत बहुत ही इंटरेस्टिंग भी है यहाँ पे, और एक तरीके से इसको छोड़ भी देते हैं बच्चे। देखो क्या क्या यहाँ पे क्या फॉर्मूला अजीब सा दिख रहा है, इसलिए E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। ई नॉट क्या है, पीक वैल्यू। अब देखो ईएमएफ जनरेट होता है, उसके कारण क्या डेवलप होता है, करंट डेवलप होता है। ईएमएफ जनरेट होता है, उसके कारण करंट डेवलप होता है। ईएमएफ जनरेट हुआ, उसके कारण करंट जो डेवलप होता है उसको इंड्यूस्ड करंट बोलते हैं। तो इंड्यूस्ड करंट पैदा होने वाला होगा यहाँ पे। मगर देख लेते हैं एक बार कि कितने एंगल पे कितनी वैल्यू मिलती है हमको। इन इक्वेशन 3, ये जो इक्वेशन मिला है हमें, E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, इसमें टी की ओमेगा टी की वैल्यू रखते जाओ और E की वैल्यू पाते जाओ, क्योंकि ई नॉट जो है वो तो कांस्टेंट है, NBA ओमेगा। NBA ओमेगा दिया रहेगा, पहले से आप डिफाइन कर चुके हैं, इसलिए थीटा की वैल्यू, अरे ओमेगा टी मतलब थीटा की वैल्यू, ओमेगा टी इज इक्वल टू थीटा था। थीटा की वैल्यू चेंज हमको मालूम है, रेडियन में 0 डिग्री 90 डिग्री, रेडियन मिलेंगे तो पाई बाय 2 है ना, याद आ रहा है? पाई मतलब क्या होता है, पाई मतलब 180 90 डिग्री, सॉरी पाई मतलब 180 डिग्री, पाई मतलब 180 डिग्री, अरे याद आ रहा है? रेडियन में पाई मतलब 180 डिग्री, 2 पाई मतलब 360 डिग्री, तो पाई बाय 2 मतलब 90 डिग्री, पाई बाय 2 मतलब 90 डिग्री। तो देखो इस फॉर्मूले में थीटा की वैल्यू रखते जाते हैं। साइन जीरो कितना होता है, साइन जीरो कितना होता है बताओ, साइन जीरो की वैल्यू कितनी होती है सर? साइन जीरो की वैल्यू 0 होती है, ठीक है। तो ई नॉट इंटू 0, वो भी 0 हो जाएगा। 0 मतलब ईएमएफ उस समय क्या होगा, ईएमएफ जनरेटेड इंड्यूस क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ई की वैल्यू 0 हो जाएगी। अच्छा पाई बाय 2 में, जब देखो ये कॉइल जो है, ये जो कॉइल है, मान लो ये कॉइल है, ये गोल घूमता है ऐसा, दो मैग्नेट्स के बीच में, ठीक है, इसको गोल घुमाते ऐसा। अभी इसकी वैल्यू 0 है, मतलब वो कुछ ऐसे में है। अरे ये एरिया वेक्टर और ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन दोनों एक दूसरे से 0 एंगल बना रहा है, तो उस समय जो जनरेटेड ईएमएफ है वो 0 होगा, 0 होगा उसकी वैल्यू, E इज इक्वल टू 0। अब ये गोल घुमा और 90 डिग्री तक आ गया, अरे देखो 90 डिग्री हो गया, पहले से 90 डिग्री में चेंज हो गया। अब 90 डिग्री में साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है, अरे ओमेगा टी की वैल्यू पाई बाय 2 रख दो। साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है, पाई बाय 2 का मतलब 90 डिग्री होता है, याद रखना। साइन 90 की वैल्यू 1 होती है सर, ठीक है। तो साइन 90 इज इक्वल टू 1, यानी कि क्या बचा, सिर्फ क्या बचा, सिर्फ साइन 90 तो 1 बन गया, ई नॉट बचा, ई नॉट बचा, ई की वैल्यू ई नॉट हो गई, पीक वैल्यू आ गई, मतलब हाईएस्ट वैल्यू में आ गई। इस समय में दो मैग्नेटिक पोल के बीच में अगर कॉइल ऐसा रहेगा तो इस समय उसकी वैल्यू, ईएमएफ जनरेटेड की वैल्यू मैक्सिमम होगी, ई नॉट के बराबर, मैक्सिमम वैल्यू ई नॉट के बराबर। फिर से 90 डिग्री गोल घूम गया, अब कितना डिग्री हो गया टोटल, 180 डिग्री हो गया।
अब 180 डिग्री हो गया, साइन 180 की वैल्यू, साइन 180 की वैल्यू, साइन 180 डिग्री की वैल्यू, सर याद नहीं आ रहा, साइन 180 डिग्री की वैल्यू नहीं याद आ रहा, साइन 180 डिग्री की वैल्यू, ये भी जीरो होता है सर, बिल्कुल सही, ये भी जीरो होता है, तो साइन 180 डिग्री फिर जीरो हुआ, मतलब यहां पे फिर से जीरो हो गया हमारा ईएमएफ जनरेट इंड्यूस्ड, फिर से ऐसे पोजीशन, ऐसा पोजीशन हो चाहे ऐसा पोजीशन हो कॉइल का, दोनों समय में साइन 90 डिग्री हो, साइन 0 डिग्री हो या 180 डिग्री हो, साइन 0 डिग्री हो या 180 डिग्री हो, दोनों समय में ईएमएफ जनरेटेड या ईएमएफ इंड्यूस्ड जीरो हो जाएगा। देखो फिर से जीरो हो गया, अब फिर से हम ऐसे पहुंच गए, अब कितना डिग्री पहुंच गया ये, 270 डिग्री बोलते हैं उसको, जिसको 3π/2 रेडियन में 3π/2, तो उस समय में साइन 270 डिग्री का वैल्यू होता है -1, -1 क्या वैल्यू होता है भाई, -1, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, -1 होता है, यानी कि अब वैल्यू हो जाएगी, देखो साइन साइन की वैल्यू, साइन ओमेगा टी की वैल्यू -1 रख दिए तो -E0 हो जाएगा, मतलब मैक्सिमम वैल्यू तो है मगर नेगेटिव डायरेक्शन में, नेगेटिव डायरेक्शन में, अभी ग्राफ भी दिखाऊंगा मैं, नेगेटिव डायरेक्शन में मैक्सिमम वैल्यू, या बोल सकते हो मिनिमम वैल्यू बोल सकते हो, है ना, नेगेटिव डायरेक्शन में मैक्सिमम बोल लो या मिनिमम बोल लो, -E0, अब फिर से और पूरा कंप्लीट कर दिया और 0 डिग्री पे आ गया, या 360 डिग्री गोल घूम गया बोल दो, 360 डिग्री गोल घूम गया, 2π गोल घूम गया, तो उसमें भी वैल्यू जीरो होती है साइन ओमेगा टी की, और इससे हमको क्या मिल रहा है, इससे हमको मिल रहा है ओमेगा के हिसाब, ओमेगा टी के वैल्यू के हिसाब से हमें यहाँ पे मिल रहा है, हमें यहाँ पे मिल रहा है E0 की वैल्यू, E0 की वैल्यू मिलते जा, E की वैल्यू मिलते जा रही है, एक जगह 0, फिर E0, फिर 0, फिर -E0, फिर 0, तो देखो यहाँ पे देखो, अब ग्राफ बना के देखते हैं, ग्राफ बनाने से हम लोग को समझ में आता है, ग्राफ एक्चुअली ऐसा करंट ऐसे ऊपर नीचे होके नहीं जाता, उसकी वैल्यू कम ज्यादा हो रही है, मगर ग्राफ बना के हम समझ पाते हैं उसको। देखो मैंने यहाँ पे ईएमएफ ले लिया, वाई एक्सिस में नेगेटिव पॉजिटिव दोनों जा सकता है, और ये एंगल के साथ हम लोग समय बिता रहे हैं, समय बीत रहा है, टाइम बीत रहा है और एंगल चेंज होते जा रहा है। पहले 0 डिग्री था, वैल्यू 0 थी, देखो 0 डिग्री में ई की वैल्यू 0, फिर बढ़ते गई बढ़ते गई बढ़ते गई, 90 डिग्री में पहुंची, मतलब π/2 में मैक्सिमम वैल्यू हो गई, देखो मैक्सिमम सबसे ऊपर हो गई ई की वैल्यू, E0 के बराबर हो गई, यहाँ पे E0 है, यहाँ पे E0 के बराबर है, यहाँ पे E0 लिख सकते हैं हम लोग। फिर उसके बाद समय बीतते गया और 180 डिग्री हो गया, 180 डिग्री में फिर से 0 हो गया, देखो पाई रेडियन में 0 डिग्री, फिर से 0 हो गया, देखो E 0 के बराबर वैल्यू 0 हो गई। फिर उसके बाद और हम एंगल चेंज किए समय के साथ में और 270 डिग्री में पहुंचे, तो नीचे के डायरेक्ट नेगेटिव डायरेक्शन में मैक्सिमम हो गया, या फिर सबसे कम हो गई वैल्यू -E0 के बराबर। जितना ऊपर गया ना, यहां याद रखना, जितना ऊपर गया वैल्यू मैक्सिमम, उतना ही नीचे के डायरेक्शन में, इसी को हम एम्पलीट्यूड भी बोलते हैं, याद रखना एम्पलीट्यूड भी बोलते हैं, ठीक है। और समय बीता, एक रोटेशन कंप्लीट हो गया, 360 डिग्री 2π के बराबर हो गया, फिर से 0 हो गया, देखो यहाँ पे फिर से 0 हो गया यहाँ पे। बोलो यहां तक बात समझ में आई, बोलो यहां समझ में आया, यहां समझ में आ गया तो आगे छोटी सी बात बची है 2 मिनट की, और फिर ये क्लास ओवर हो जाएगी। बोलो बात समझ में आई, है आसान, ईएमएफ जनरेट हो रहा है यहाँ पे, अल्टरनेटिंग करंट, यहाँ पे वैल्यू भी चेंज हो रही है और डायरेक्शन भी देखो पलट गया। अरे पहले उल्टे डायरेक्शन, सीधे डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा था, अब देखो उल्टे डायरेक्शन में ईएमएफ जनरेट हो गया और करंट उल्टे डायरेक्शन में फ्लो होने लगेगा, है ना। गैल्वेनोमीटर एक बार इधर जाएगा, डायरेक्शन दिखाएगा, और फिर गैल्वेनोमीटर 0 में आके फिर इधर दिखाएगा। ऐसे करंट को हम बोलते हैं अल्टरनेटिंग करंट, जिसमें ईएमएफ पॉजिटिव भी जाए और नेगेटिव भी जाए। अब ईएमएफ जनरेट हो रहा है मतलब करंट भी फ्लो होगा, और हम लोग जानते हैं कि व्हेन दिस अल्टरनेटिंग ईएमएफ इज अप्लाइड इन द सर्किट ऑफ रेजिस्टेंस आर, तो मान लो एक सर्किट में इस करंट को फ्लो करने के लिए छोड़ दिए, ईएमएफ जनरेट हो रहा है, सर्किट को क्लोज कर दो बस, करंट फ्लो होने लगेगा। मान लो उस सर्किट का करंट सर्किट का रेजिस्टेंस आर है, तो उसमें से जो करंट फ्लो हो रहा है मान लो आई है, किसी भी समय में, क्योंकि आई की तो वैल्यू यहां चेंज होगी, तो किसी भी समय में कोई एक पर्टिकुलर 2 सेकंड बाद, 3 सेकंड बाद, तीसरे सेकंड में, चौथे सेकंड में वैल्यू आई है एट एनी इंस्टेंट टी। तो हम जानते हैं कि आई इज इक्वल टू ई अपॉन आर, अरे ओम्स लॉ जानते हैं ना, V इज इक्वल टू आई इंटू आर,
तो यहाँ पे ईएमएफ की बात करेंगे क्योंकि ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है यहाँ पे, तो E इज इक्वल टू आई इज इक्वल टू ई अपॉन आर भी बोल सकते हैं। अब देखो इसमें से E की वैल्यू अभी अभी निकाल बैठे हम लोग, क्या था सर, E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, रख देते हैं वो वैल्यू को, E नॉट की वैल्यू, यस E की वैल्यू साइन ओमेगा, E की वैल्यू ई नॉट साइन ओमेगा टी अपॉन आर हो गया। अब ई नॉट अपॉन आर क्या होगा, ई नॉट अपॉन आर क्या होगा, आई नॉट के बराबर, मतलब पीक वैल्यू, हाईएस्ट वैल्यू ऑफ करंट, हाईएस्ट वैल्यू ऑफ करंट आई नॉट हो गया। अरे वो भी करंट भी तो कब ज्यादा होगा, फिर कम होगा, जीरो हो जाएगा, फिर उसके बाद में नेगेटिव डायरेक्शन में बढ़ेगा और कम हो जाएगा और फिर जीरो हो जाएगा, ऐसे ऐसे बार बार अपने साइकिल को रिपीट करते जाएगा। तो आई नॉट वहां पर हाईएस्ट वैल्यू ऑफ करंट है, जिसमें से आई क्या है, आई है इंस्टेंटेनियस अल्टरनेटिंग करंट। किसी भी समय में आपको अल्टरनेटिंग करंट की वैल्यू पता करनी है, टी की वैल्यू रखो, ओमेगा पता रहेगा, दोनों को मल्टीप्लाई करो, थीटा पता चलेगा, साइन ओमेगा टी की वैल्यू पता चलेगी, आई नॉट के साथ मल्टीप्लाई करो, आई नॉट क्या है, peak value of current. So this was this of today's introduction only. Today we have understood about basic thing. Did you understand these things? क्या आज का क्लास समझ में आया, अल्टरनेटिंग करंट समझ में आया, कैसे जनरेट हो रहा है अल्टरनेटिंग करंट, क्या होता है अल्टरनेटिंग करंट, इससे हमें सिंपल से एक इक्वेशन मिल रहा है, वो इक्वेशन समझ में आया। अगर आप आज का समझ पाए तो नेक्स्ट कल होगी क्लास, और कल हम इसको और अच्छे से समझेंगे, आगे बढ़ेंगे और जानेंगे कि क्या होता है एवरेज करंट और क्या होता है रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ करंट, क्या होता है इसके बारे में कल ही बात करेंगे। सो डिड यू अंडरस्टैंड दिस पार्ट? आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस पार्ट। इसके बारे में और भी पढ़ते रहना, कल के बारे में जो बता रहा हूं उसे आप पढ़ के रखना। दिस वॉज टूडेज क्लास, टुमारो विल डिस्कस अबाउट फ्यू मोर थिंग्स।